इसके बाद हमारी एडवांस कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं। एडवांस कोडिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ आपकी काफ़ी इजी आते हैं एंड कुछ काफ़ी हाई लेवल के चले जाते हैं। तो अगर आपने जैसे चाइनीज़ कोडिंग की अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो उसमें आपको थोड़ा और हायर लेवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जहाँ वो सिंपल नंबर्स में ना खेल के लेटर्स में खेलने लग जाता है कि आपको कोई भी एक अल्फ़ाबेट लिख दिया, उसको किसी और तरीके से नेक्स्ट उसमें रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब इनपुट आउटपुट का थोड़ा सा बेसिक फॉर्म रहता है ये। अगर आपने इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस देखे हैं तो उसी का आप थोड़ा सा बेसिक वर्जन एडवांस कोडिंग मान सकते हैं, आपके मेंस एग्जाम में आती है। तो अगर आप इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक आपके ये एडवांस कोडिंग के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाते हैं। इसके बाद हमारा एडवांस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हमारे आते हैं। इसमें भी वो जैसे सिमिलर मैंने आपको यहाँ बताया इसी तरीके से वो लिखता है कुछ ना कुछ फॉर्म में। यहाँ पे सन की जगह मान लो वो नॉर्थ हो जाएगा। एंड दूसरी चीज़ आपकी होती है कि उनके बीच में अब उसको डिस्टेंस भी बताना होता है। अब लेट्स सपोज उसने लिख दिया P एंड Q, इसका मतलब है P इज नॉर्थ ऑफ Q, और वो डिस्टेंस में मान लो यहाँ लिख देगा 45 और यहाँ लेट्स सपोज इनके ब्रैकेट में कहीं लिखा होगा 30। तो आपको डिटरमाइन करना आना चाहिए कि इस 30 और 45 में क्या रिलेशन है। हो सकता है नॉर्थ और साउथ में वो इन नंबर्स में एडिशन कर दे, जबकि ईस्ट और वेस्ट में उनका सब्ट्रैक्शन कर दे, या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये इसके मल्टीप्लिकेशन में लिखा हो, कुछ डिवीजन में लिखा हो। तो आपको इन नंबर्स के बीच में भी रिलेशन निकालना आना चाहिए और जो यहाँ सिंबल लिखा है उसका भी मतलब आपको पता होना चाहिए। ऐसे यही सेम आपको नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वेस्ट में कुछ कुछ भी करके वो आपका एक कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो आपको वो सब चीज़ें आनी चाहिए एंड मुझे अपने हिसाब से लगता है ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी रहते हैं और मैंने इन पे ज़्यादा फोकस किया था जिसकी वजह से मेरे अच्छे नंबर आ गए थे रीजनिंग सेक्शन में। तो अगर आप भी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हमारा होता है कि हम रीजनिंग में मेंस मॉक को कैसे अटेम्प्ट करें। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको किन क्वेश्चंस पे फोकस करने की ज़रूरत है, तो पहले आप उन क्वेश्चंस को कीजिए और उसके बाद आप बाकी चीज़ों पे मूव कीजिए। मेरा सबसे पहले आपको सजेशन रहेगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस को आप चेक कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि जो आपने ना देखा हो। आप सबसे पहले यही कीजिए। आपके SBI PO में 45 क्वेश्चंस आएंगे, तो आपका सबसे पहले टारगेट होना चाहिए कि आप सारे क्वेश्चन से एक बार गो थ्रू हो जाए एंड उसमें आप बीच बीच में जो भी क्वेश्चंस आपको लगे, जैसे सिलोगिज्म के क्वेश्चंस या डायरेक्शन डिस्टेंस के, मुझे लगता था मैं इनको एक ही बार में सॉल्व कर सकती हूँ। तो जैसे मुझे दिखते थे अपने स्किप करते टाइम मैं तभी सॉल्व कर लेती थी एंड बाकी जो क्वेश्चंस मुझे लगते थे कि अभी नहीं हो सकते, मैं पहले सारा पेपर देखती थी और उसके बाद डिसाइड करती थी कौन सा क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है। और अगर आप SBI क्लर्क की बात करेंगे तो वहाँ आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ आपको मिलेंगे 60 मिनट्स करने के लिए और यहाँ आपको मिलेंगे 45 मिनट्स। तो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग सिमिलर ही होते हैं, बस लेवल का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो उसी हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देने की ज़रूरत है। IBPS PO में भी यही सिमिलर पैटर्न रहता है। 45 क्वेश्चंस के लिए आपको 60 मिनट्स मिलते हैं। तो मैं इनमें जो क्वेश्चंस थे डाटा सफिशिएंसी के, उनको सबसे पहले टारगेट करती थी क्योंकि मुझे ये ईजी लगते हैं, तो मैं इन्हीं को अटेम्प्ट करती थी। जनरली इसके 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं एंड ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मैक्सिमम आप 1.5 मिनट में बना सकते हैं एक क्वेश्चन। तो लगभग 9 से 10 मिनट के अंदर, या चलो हार्डली हमने 12 मिनट ले ली, तो इसमें आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपके 6 से 7 नंबर बन जाएंगे 12 मिनट के अंदर अंदर। इसके बाद हमारे आते हैं सिलोगिज्म के क्वेश्चंस। ये आपको मैक्सिमम 3 देखने को मिल सकते हैं और इसमें भी अगर हम 1.5 मिनट का एवरेज माने तो 4.5 या 5 मिनट्स के अंदर आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपके एक कंक्लूजन के ऊपर एक ही स्टेटमेंट आपको चेक करने के लिए मिलेगी, तो हर 3 नए क्वेश्चन होंगे बेसिकली आपके लिए। इसके बाद जैसे डायरेक्शन डिस्टेंस के हो गए, इसके अंदर हमारा बेसिकली एक पूरा एक सेट आता है। जैसे हमने 4 क्वेश्चंस का मान लिया एक सेट आया है, तो उसी के बेस में अगर आपने पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो पूरा डिज़ाइन कर लिया जो भी उसने आपको बता रखा है, नॉर्थ ईस्ट जैसे भी वो लोग बैठे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको 5 मिनट तक के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। या फिर अगर वो थोड़ा और हायर लेवल का हो गया तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। ये मैंने आपको बस एक एवरेज सा बताया है जो इन जनरल मुझे लगता है कि शायद लगता होगा, या मैंने अपने टाइम में एनालाइज किया था कि मुझे इतना टाइम लगता है, उस अकॉर्डिंग बताया मैंने आपको। इसके बाद आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं।
तो ये भी मुझे इजी ही लगता है। लेकिन अगर पजल के साथ आपका ब्लड रिलेशन आया तो वो थोड़ा टिपिकल बन जाता है। तो अगर आपको पजल के साथ ब्लड रिलेशंस का इतना अच्छा नहीं करना आता तो आप उसको डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं और जो बाकी इजी पजल्स होती हैं उन पे डायरेक्टली मूव कर लीजिए। तो इसके भी आपको एक सेट की फॉर्म में ही देखने को मिलते हैं बेसिकली क्वेश्चंस, और कभी कभी इंडिविजुअल भी आ जाते हैं कि आपको हर स्टेटमेंट में उसने कुछ ना कुछ अलग पूछ लिया। जैसे जो बेसिक उसने स्ट्रक्चर बनाया वो आपका सिमिलर रखा, लेकिन हर बार नई स्टेटमेंट देके कुछ नया कंक्लूजन वो आपसे ड्रॉ करवाना चाह रहा है। इसके बाद हमारे क्वेश्चंस रहते हैं कोडिंग के। तो इन कोडिंग के क्वेश्चंस को भी मैं मतलब जनरली साथ के साथ कोशिश करते थे अटेम्प्ट करने की। अगर मुझे 1 या 2 मिनट लगाती थी मैं इसमें पहले, अगर मुझे उसमें लगता था कि मैंने कुछ पैटर्न डिकोड कर लिया तो मैं इसको अटेम्प्ट करती थी, वरना एक टाइम के लिए मैं इसको छोड़ देती थी। क्योंकि ये वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हिट एंड ट्रायल वाली बात होती है। आपके माइंड में अगर वो स्ट्राइक कर गया तो आप कर पाओगे, एंड अगर आपने ऐसा हुआ कि ज़्यादा टाइम अननेसेसरी वेस्ट कर दिया, आपने 5-6 मिनट लगा दिया, आपको कोई भी लॉजिक नहीं आ रहा और आप उसको ओवर सॉल्व करते रहे, तो आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे, आपको इरिटेशन भी होनी स्टार्ट होगी और धीरे धीरे फिर वही आपको नर्वसनेस और पैनिक करने लग जाएगा। तो इस क्वेश्चंस को आप कोशिश कीजिए कि थोड़े बाद में जब आपके ये वाले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो उसके बाद इस वाले सेक्शन पे मूव कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा तो टिपिकल होता है। इसके बाद आप पजल्स पे टारगेट कीजिए, और पजल्स आपकी कम से कम 5 या 6 पजल्स होती हैं। इसके अंदर कुछ पजल्स हमारी 2 मार्क्स की रहेंगी, कुछ पजल्स हमारी 1 मार्क की आती हैं। ये मैं आपको SBI PO के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि 2 मार्क्स की और 1 मार्क्स की SBI PO एंड IBPS PO के अकॉर्डिंग। वहाँ पे 2 मार्क्स के एंड 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पजल्स में रहते हैं। तो जो पजल्स आपको इजी लग रही है या आप 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं कि पहले उस वाली पजल को अटेम्प्ट कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पजल्स की स्टेटमेंट वो काफ़ी टिपिकल सी बना देता है, लेकिन जब आप उसको एक बार अच्छे से डिकोड कर लेंगे ना तो काफ़ी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बस एक बार आपको थोड़ा एफर्ट लगाने की ज़रूरत होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को पहले टारगेट कीजिए, क्योंकि कम टाइम लगा के अगर आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैटर नहीं करते आप कितने अटेम्प्ट करके आ रहे हैं मेंस में। मेनली मैटर करता है कि आपकी एक्यूरेसी क्या रही और आपने कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, क्या वो 1 मार्क के थे, क्या वो 2 मार्क्स के थे। तो उसी अकॉर्डिंग आप देखिए और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को इन जनरली पहले टारगेट कीजिए। मैं भी यही करती थी। एंड पजल्स आपकी सारी अटेम्प्टेबल नहीं होती, कुछ पजल्स ही डुएबल होती हैं जो इजी कैटेगरी में हम कह सकते हैं मेंस की रहती हैं। अगर आपकी 6 पजल्स आ रही हैं तो उसमें से 2 पजल्स आपकी डेफिनेटली इजी होंगी जो कि डुएबल मिलेंगी, जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप उन 6 में से इन 2 पजल्स को ढूंढने की कोशिश कीजिए जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इसके बाद आप इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चंस पे मूव कर सकते हैं। इसे मेरी कोशिश हमेशा आखिर में ही रहती थी करने की, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है और कई बार हम एक्स्ट्रा टाइम इस पर डिवोट कर देते हैं और आखिर में भी हमें लॉजिक नहीं आता। लेकिन इस बार IBPS PO या SBI PO में से किसी एक शिफ्ट में इस बार IBPS PO या SBI PO में से किसी एक पेपर में ये इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आया था और वो काफ़ी इजी था। एंड आई थिंक उसमें 5 क्वेश्चंस थे जितना मुझे याद आ रहा है, और वो मेरे से बन गया था। तो यहाँ से मेरे 5 मार्क्स डेफिनेटली आ गए थे। तो आप इनकी प्रैक्टिस तो ज़रूर कीजिए और एक बार देख के आप इसको 2 मिनट का टाइम दीजिए। अगर आपको 2 मिनट में कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं तो इसको आगे कंटिन्यू कर लीजिए, वरना इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद हमारे आई थिंक मैक्सिमम चीज़ें कवर हो ही गई हैं। अगर आपको 1-2 टॉपिक और बचा तो आप उसको अकॉर्डिंग देख सकते हैं। हाँ, एक हमारा बचा है स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं जो हमारे क्रिटिकल रीजनिंग के अंडर आते हैं। तो क्रिटिकल रीजनिंग मुझे थोड़ी सी टिपिकल लगती है, लेकिन मैंने इसकी प्रैक्टिस तो की थी कंसेप्ट वीडियोस वगैरह देख के, कि अगर कुछ इजी लगा कि बाकी क्वेश्चंस कई बार ऐसा होता है ना कि पजल्स वगैरह भी हमसे सॉल्व नहीं होती, तो उस टाइम पे आप इन वाले क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपसे पजल सॉल्व नहीं हो सकती मेंस लेवल की, या आपको ज़्यादा ही देख के उसे कॉन्शियसनेस फील होती है, तो आप इन क्वेश्चंस को टारगेट कीजिए। आप इन पे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स दीजिए और उसके बाद फिर आपके ये वाले क्वेश्चंस भी ठीक हो जाएंगे। कई बार ये वाले क्वेश्चंस भी हमारे 2 मार्क्स में रहते हैं। तो अगर आप वो वाले क्वेश्चंस ठीक कर लेते हैं तो आप जितना पजल से स्कोर करेंगे उतना ही आप इन क्वेश्चन से भी स्कोर कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में, और मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अपनी स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाई हुई है। इंग्लिश, बैंकिंग अवेयरनेस, जीके, क्वांट्स, मैंने इनकी अलग अलग वीडियो बनाई है कि प्रीलिम्स को कैसे टारगेट करना है एंड मेंस को कैसे टारगेट करना है। तो आप उन सारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं अगर आपको उन सेक्शंस में भी कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो। और स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।